1981 से 87 के बीच मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच जमकर गोलीबारी होती है। आलम यह था कि इनकी गैंग वार ने मुंबई की सड़कों को लाल कर दिया था, लेकिन 1987 में इन दोनों गैंग के बीच एक समझौता होता है और समझौते के तहत ये डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों शांत रहेंगे और मिल बांटकर मुंबई पर राज करेंगे। यूं तो बंबई के चप्पे चप्पे पर हाजी, करीम और वर्दा का राज था, लेकिन वसूली हो या फिर स्मगलिंग, हर जगह दाऊद अपनी धाक जमा रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बंबई की सड़क पर दाऊद के सामने अफगान का पठान खड़ा हो गया। दाऊद तो चाहता था कि वो उसकी चमड़ी उधेड़ दे, लेकिन बाजी पलट गई और फिर बीच बाजार दाऊद को अफगान से आए इस पठान ने इस कदर कूटा कि इलाके में खड़े लोग बस देखते रह गए, क्योंकि वो पठान कोई और नहीं बल्कि खुद करीम लाला था। वो करीम लाला जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है, वही करीम लाला जिसे अदालत में बैठे मजिस्ट्रेट का भी कोई खौफ नहीं होता था। लेकिन दाऊद भी कोई छोटी चिड़िया तो नहीं था, फिर भी करीम लाला उसके गिरेबान तक कैसे पहुंचा? अब अफगान से आए जिस लाला की हम बात कर रहे हैं, उसे अफगानिस्तान में पश्तून समुदाय का आखिरी राजा भी कहा जाता है। लेकिन पश्तून का ये सो कॉल्ड राजा 21 साल की उम्र में ही हमारे देश भारत में आ गया, मतलब आजादी से भी पहले, करीब 1932 के आसपास। उस वक्त जब दाऊद की पैदाइश भी नहीं हुई थी। बंबई आकर उसने डॉक से हीरे और जेवरात की तस्करी करने का काम शुरू किया। लगभग 8-10 साल के वक्त में ही उसने इस काम में अपनी एक तरफा पकड़ बना ली। लेकिन उसके डॉन होने का जो रुआब दिखा भारत में, वो आजादी के बाद। बंबई में वसूली, दारू, जुए के अड्डे और हीरे जेवरात की जो तस्करी होती थी, उस धंधे में करीम लाला का एक छत्र राज चलता था। कहते तो ये भी है कि बंबई में लाला के पहले सिर्फ तस्करी होती थी। दारू, जुआ, वसूली और हत्या जैसे धंधे तो लाला का ही देन है। एक तरफ जहां हाजी मस्तान की छवि एक ऐसे डॉन की थी जिसने अपने काले धंधे के लिए न कभी गोली चलाई और ना ही किसी का खून बहाया, वहीं लाला का पठान गैंग जाना ही जाता था, जिसके पास मसल पावर था और जिसकी भी चाहे वो बोलती बंद करवा सकता था। इधर बंबई में 1950 से 80 के बीच लाला का धंधा परवान चढ़ रहा था, तो उसी वक्त दूसरी तरफ कांस्टेबल कास्कर का बेटा जवान हो रहा था। वैसे तो कांस्टेबल कास्कर के कई बेटे थे, लेकिन लाला के रास्ते में दखल देने वाला था दाऊद इब्राहिम कास्कर। बंबई के क्राइम जगत में वो घुसा तो था घड़ियों की हेराफेरी करके, लेकिन जल्द ही उसे बंबई नगरी छोटी लगने लगी। शहर से लगे दरिया से होने वाला तस्करी का करोड़ों का कारोबार उसे बड़ा लगने लगा। अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ दाऊद भी इस तस्करी के धंधे में कूद गया, जहां उसका सामना हुआ लाला के पठान गैंग से। इनके दुश्मनी के वजह से होने वाले गैंगवार से हाजी मस्तान को बहुत नुकसान हो रहा था। वो हाजी मस्तान जिसके बारे में मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ कि कैसे तस्करी में उससे बड़ा उस समय में कोई नाम नहीं था और कैसे उसके ऊपर बॉलीवुड में फिल्म भी बन रही थी। इस कहानी का लिंक ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। खैर, आते हैं कहानी पर। तो मस्तान इस गैंग वार के बाद करीम लाला और दाऊद के बीच में सुलह भी करवाई थी और एरिया भी बांट दिया था। हाजी के सपोर्ट के वजह से अब करीम लाला दाऊद से सीधे भिड़ नहीं रहा था। दूसरी तरफ दाऊद तो रोज ही सोने के स्मगलिंग के नए नए तरीके निकाल रहा था, जिससे उसका कनेक्शन डायरेक्ट दुबई में भी बन गया। लाला के पठान गैंग से दाऊद की ये तरक्की देखी नहीं जा रही थी। फिर उनमें से ही एक अमीर ज़्यादा पठान ने दाऊद के भाई शब्बीर का मर्डर करवा दिया। तो बात है 1981 की। तब जो दाऊद है वो आज जितना बड़ा डॉन नहीं था, लेकिन उसकी जो धाक है वो डोंगरी से बाहर मुंबई में भी फैल चुका था, क्योंकि मुंबई में अब तक जो भी सोने की स्मगलिंग होती थी वो समुद्र के रास्ते ही होता था। लेकिन दाऊद ऐसा था जो हवा के जरिए यानी कि एयर रूट से भी सोने की स्मगलिंग कर लेता था। इस वजह से दाऊद की खूब तरक्की हो रही थी। लेकिन उस वक्त में दाऊद कुछ भी अकेले नहीं करता था।
उसका बड़ा भाई था शब्बीर इब्राहिम, जो हमेशा उसके साथ रहता था हर क्राइम में। और उन दोनों भाई की जो तरक्की हो रही थी दिन पर दिन, इससे पठान गैंग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि दाऊद और उसके भाई शब्बीर को वो किसी भी तरह अपने रास्ते से हटा दें। लेकिन पठान गैंग का जो मुखिया था करीम लाला, वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय मुंबई में सबसे पावरफुल जो डॉन थे हाजी मस्तान, उसका हाथ दाऊद के ऊपर था। इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन उसी पठान गैंग में एक मेंबर था जिसका नाम था अमीरजादा पठान। वो किसी भी तरह से दाऊद और उसके भाई को जान से मार देना चाहता था। इसी बीच अमीरजादा को पता चलता है कि जो दाऊद का बड़ा भाई है शब्बीर इब्राहिम, उसका कमाठीपुरा में एक वेश्या के साथ चक्कर चल रहा है। उसके साथ वो किसी कपल के तरह मुंबई में घूमता रहता है इधर उधर। इसके बाद अमीरजादा क्या करता है कि चित्रा नाम की जो वेश्या होती है कमाठीपुरा में, उसकी जो खास सहेली होती है जिससे वो शब्बीर के बारे में बातचीत किया करती थी, उससे वो दोस्ती कर लेता है और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगता है। और एक दिन चित्रा के सहेली से ही अमीरजादा को पता चलता है कि चित्रा जो है वो 12 फरवरी को अमीरजादा के साथ लोनावला जाने वाली है घूमने के लिए। फिर क्या, अमीरजादा को समझ में आ जाता है कि यही वो मौका है जब उसे मारा जा सकता है, क्योंकि वो अकेले होगा एक लड़की के साथ। उसके बाद वो शब्बीर के मौत की प्लानिंग करने लगता है और अपने साथ वो ले लेता है मन्या सुरभि को। अब यहाँ पे देखिए, जो मन्या सुरभि होता है, इसका दाऊद से कुछ पर्सनली लेना देना, कोई दुश्मनी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अमीरजादा उसे इसलिए चुनता है क्योंकि उसे पता था कि अगर मन्या सुरभि किसी काम को ले लेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा और जो ये शब्बीर है उसका अंत होके ही रहेगा। ऊपर से जो ये मन्या सुरभि था वो जेम्स हेडली चेज के नोबेल का दीवाना था, और फिर जो शब्बीर को मारने की प्लानिंग भी वो किसी नोबेल की तरह ही रचता है। तो वो 12 फरवरी 1981 की रात होती है, तकरीबन 1 बज रहे होंगे। जो दाऊद का भाई है शब्बीर इब्राहिम, वो अपने मासूका चित्रा के साथ सफ़ेद रंग के प्रीमियर फिएट गाड़ी में घूमने के लिए निकला। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी और कमाठीपुरा से जैसे ही बाहर निकला तो शब्बीर देखता है अपने रियर व्यू मिरर में कि उसके पीछे से एक सफ़ेद एम्बेसडर आ रहा है जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। उसे देखकर वो मुस्कुरा देता है और चित्रा से कहता है कि लगता है कि कोई नए नवेले मियाँ बीवी कहीं जा रहे हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। गाड़ी की तेल जो है वो ख़त्म होने वाली थी, तो शब्बीर को पेट्रोल पंप आने का इंतज़ार था जो कुछ किलोमीटर आगे था। वो आगे निकलते हैं और शब्बीर अभी भी पीछे देखता है रियर व्यू मिरर में, तो वो गाड़ी जो सफ़ेद रंग की एम्बेसडर है वो अभी भी पीछे पीछे आ ही रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुरा रहा था, यही सोच रहा था कि नए मियाँ बीवी है गाड़ी में, क्योंकि उसे इस बात का तो पता नहीं था कि पीछे जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी नहीं बल्कि उसकी मौत है। इधर शब्बीर आगे पेट्रोल पंप आता है, तो वो गाड़ी को जैसे ही पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ता है तो वो सफ़ेद रंग की जो एम्बेसडर है वो फिल्मी स्टाइल में शब्बीर के गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे से घेर लेता है। और जैसे ही शब्बीर घिर जाता है एम्बेसडर से, उसे समझ में आ जाता है कि ये पूरा मामला है क्या। लेकिन इससे पहले कि शब्बीर अपने बंदूक की तरफ लपकता, वाइट एम्बेसडर से अमीरजादा, मन्या सुरभि जिसने इस पूरे प्लान को रचा था, और उसके साथ कुछ और लोग बंदूक और राइफल लेकर बाहर निकले और शब्बीर इब्राहिम के गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। एक ही पल में जो पेट्रोल पंप का पूरा इलाका होता है गोलियों से गूंज जाता है, और जो इनकी चीखें होती है शब्बीर इब्राहिम और चित्रा की, वो अचानक से खामोशी में बदल जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि शब्बीर के शरीर से 9 गोलियां, 4 से लगभग 19 गोलियां। बाद में जब इस पूरे प्रोसेस के बाद उसके लाश को मुसाफिर खाने में लाया गया तो पूरा जो इलाका होता है वो दाऊद की माँ और उसकी 4 बहनों की चीखों से हिल जाता है एक तरह से। और जब दाऊद ने अपने पार्टनर इन क्राइम यानी कि अपने जिगरी भाई की लाश देखी तो एकदम अंदर से हिल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब कैसे और कब हो गया। वो इस तरह से कहते हैं कि टूट गया था कि वो इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी भाई की जान चली गई है। और उसके बाद वो पूरी रात रोता रहा और पूरा मुसाफिर खाना देखता रहा दाऊद इब्राहिम को रोते हुए। लेकिन इस पूरे वारदात के बाद दाऊद बदले की आग में ऐसे जलने लगा कि कहते हैं एक नए दाऊद ने जन्म लिया। और फिर उसने अपने भाई का मौत का बदला ऐसे लिया कि ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग बन गई कि इस पे फिल्म भी बना।
आज़ादी के करीब 30 साल बाद देश में पहला एनकाउंटर हुआ था, वो भी आर्थिक राजधानी मुंबई में। एनकाउंटर एक हिंदू डॉन का था और कहते हैं कि ये एनकाउंटर दाऊद इब्राहिम के इशारे पर हुआ था। आज मैं पंचम प्रकाश बताऊंगा आपको देश के सबसे पहले एनकाउंटर की कहानी, जिसे बहुत ही मसालेदार ढंग से फिल्म शूट आउट एट वाडला में दिखाया गया है। लेकिन उसकी असली कहानी क्या है, देखिए अभी आगे। 1980 के दशक में महाराष्ट्र के बॉम्बे में एक ऐसा दौर था जब दिन दहाड़े अपहरण, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जबरन वसूली एक आम बात थी। छोटे मोटे गुंडे तो हर गली में थे, लेकिन उन सभी का सरताज बन बॉम्बे पर राज करने के लिए कई गैंग आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। फिर चाहे वो करीम लाला हो या फिर राजन नायर यानी बड़ा राजन, इन जैसे गैंगस्टर के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस समय कोई ताकतवर था तो अफगान से आए करीम लाला का पठान गैंग, और उसके खिलाफ बहुत तेजी से उभर रहा था दाऊद गैंग। पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच इस लड़ाई में एंट्री होती है एक नए गैंगस्टर की, जिसे पठान गैंग दाऊद के खिलाफ यूज करता है। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए जेम्स हेडली चेस की नोवेल पढ़ने वाले गैंगस्टर मान्या सुर्वे की कहानी। मान्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। वो बॉम्बे में ही पैदा हुआ और वहीं उसकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई भी हुई। उसका नाम काफी लंबा था, इसलिए दोस्त उसे मान्या सुर्वे बुलाते थे। यूं तो मान्या पढ़ने वाला स्टूडेंट था और फेमस राइटर जेम्स हेडली चेस की नोवेल भी पढ़ा करता था, और उसी तरह से वो सोचता भी था और उसका दिमाग भी उसी तरह से काम करता था। लेकिन कहते हैं कि मान्या को उसका सौतेला भाई भार्गव दादा अपराध की दुनिया में लेकर आ गया। वही भार्गव जिसका कभी दादर के इलाके में खूब दहशत हुआ करता था। यूँ तो मान्या पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था, लेकिन फिर भी अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर ईयर 1969 में वो किसी दांदेकर हत्याकांड को अंजाम दे देता है और फिर पुलिस के फाइल में नामजद अपराधी बन जाता है वो। और अपने पहले ही मर्डर में उसे उम्र कैद की सजा मिलती है और पुणे के यरवदा जेल में उसे भेज दिया जाता है। जेल के अंदर जाकर भी मान्या सुधरा नहीं, बल्कि वहां भी अपना खौफ जमाने लगा और अपने राइवल डॉन सुहास भटकर के लोगों के साथ मारपीट करने लगा और जेल के अंदर भी अपना आतंक एक तरह से वो कायम कर लेता है। जिसके बाद उसे यरवदा जेल से हटाकर रत्नागिरी जेल भेज दिया गया ताकि वहां उसकी ये दादागिरी जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन रत्नागिरी जेल में एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इतना ज़्यादा कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। पर जैसे ही उसे अस्पताल ले जाया गया, उसी दौरान वो पुलिस को चकमा देकर गायब हो गया, फरार हो गया। जिसके बाद मान्या सुर्वे वापस लौट आया बम्बई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद का एक गैंग बना लिया और फिर बॉम्बे में अपने नाम का ऐसा आतंक मचाया कि पुलिस भी उससे परेशान रहने लगी। लेकिन मान्या तेज दिमाग के कारण पुलिस के शिकंजे में कभी आ नहीं पा रहा था, क्योंकि मान्या एक पढ़ा लिखा गुंडा था और दिन रात क्राइम नोवेल पढ़कर पुलिस से एक कदम हमेशा आगे रहता था। लेकिन पठान गैंग के साथ मिलकर मान्या ने कुछ ऐसा कर दिया कि वही उसके मौत की वजह बन गई। उस दौर में पूरे बम्बई में पठान गैंग का बहुत खौफ था, लेकिन दाऊद गैंग उन्हें अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। फिर इसी गैंगवार में पठान गैंग का एक गुर्गा अमीर ज़्यादा पठान अपने साथ मान्या सुर्वे को शामिल कर लेता है ताकि वो दाऊद के पार्टनर क्राइम उसके बड़े भाई सबीर इब्राहिम को जान से मारकर दाऊद और उसके गैंग को कमज़ोर कर सके। मान्या ने अपने तेज दिमाग से किसी क्राइम नोवेल की तरह ही दाऊद के भाई सबीर इब्राहिम को मारने के लिए प्लॉट लिख लिया और फिर फिल्मी स्टाइल में ही दाऊद के भाई सबीर इब्राहिम को मार भी दिया। कहते हैं उसके मौत के बाद दाऊद पूरी रात रोया, लेकिन कमज़ोर पड़ने के जगह वो एकदम खूंखार बन गया और फिर अमीर ज़्यादा पठान और मान्या सुर्वे उसके टारगेट लिस्ट में आ गया। मतलब अब मान्या के पीछे सिर्फ बम्बई पुलिस ही नहीं बल्कि खुद दाऊद भी था, जो किसी भी तरह मान्या को रास्ते से हटाकर अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहता था।
दूसरी तरफ मान्या को पकड़ने के लिए बॉम्बे पुलिस भी पूरी तैयारी में थी। उन्होंने मान्या गैंग से मुकाबले के लिए मैक्सिको पुलिस की तर्ज पर एक स्पेशल टीम भी बनाई, जिसे एनकाउंटर स्क्वाड का नाम दिया गया। लेकिन फिर भी मान्या उनके हाथ नहीं लग रहा था। इससे पहले कि पुलिस उसके पास पहुंचती, मान्या कहीं और निकल जाता था। कहते हैं उस दौरान अगर दाऊद चाहता तो मान्या से बदला लेने के लिए खुद ही उसे मार सकता था, लेकिन बड़े चालाकी से उसने अपना बदला ले लिया और पुलिस फाइल पर उसका नाम भी नहीं आया। माना यह जाता है कि मान्या की खबर देने वाली उसकी गर्लफ्रेंड थी और पुलिस को मान्या की खबर देने वाला दाऊद गैंग मतलब खुद दाऊद था, जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि पुलिस को मान्या की मुखबिरी के लिए दाऊद ने यह शर्त रखी थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मान्या जिंदा नहीं पकड़ा जाना चाहिए। फिर दाऊद के भाई के मर्डर के ठीक 11 महीने बाद दिन आता है 11 जनवरी 1982 का, जब दाऊद गैंग से पुलिस को ये इनपुट मिल जाती है कि मनोहर सुरभि यानी मान्या वडाला में अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के पास ही एक ब्यूटी सैलून में जाएगा। दाऊद गैंग इतना श्योर इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि ये ट्रैप उनके जरिए ही बिछाया गया था और मान्या गर्लफ्रेंड से मिलने के बहाने वहां बुलाया गया था और उसके पहुंचने से पहले ही दोपहर करीब 1:30 बजे क्राइम ब्रांच के 18 अधिकारी जो है वो 3 टीमों में बंटकर उसका इंतजार करने लगे। के बाद मान्या सुरभि वहां एक टैक्सी से पहुंचा और उसे देखते ही पुलिस ने तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब इससे पहले कि मान्या पुलिस से बचता या गोली चलाता, उसके सीने और कंधे में 5 गोलियां सुराख कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी जान बची थी और सायन अस्पताल ले जाते हुए एम्बुलेंस में ही उसने दम तोड़ दिया। हालांकि इसके पीछे का मास्टरमाइंड तो दाऊद को ही माना जाता है, लेकिन ऑन पेपर यानी रिकॉर्ड पर पुलिस इनकाउंटर ही दर्ज हुआ और इसके साथ ही मान्या सुरभि अपने मौत के बाद एक ऐसा गैंगस्टर बना, पहला ऐसा गैंगस्टर जिसका पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड इनकाउंटर किया। और ये तो कहानी सिर्फ मान्या सुरभि की थी, जिस पर आगे चलकर एक फिल्म भी बनी, शूट आउट एट वडाला, पर दाऊद ने उसे भी नहीं छोड़ा जिसके साथ मिलकर मान्या ने उसके भाई सबीर इब्राहिम को मारा, यानी अमीरजादा पठान को। अंडरवर्ल्ड का इतिहास ना इस बात का गवाह रहा है कि दाऊद ने कभी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ा। दाऊद एक ऐसा डॉन था जो बदला पूरा करने के लिए कब्र को खोद कर भी अपने दुश्मन को जो है ना बाहर निकाल लेता था। गैंग में उससे गद्दारी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं थी, फिर चाहे वो उसका जिगरी ही क्यों ना हो। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें दाऊद के साथ बाकी 3 पठान हैं। बाएं तरफ से सबसे पहले अमीरजादा, फिर समद खान, उसके बाद खुद दाऊद इब्राहिम और अंत में आलमजेब। इस तस्वीर को देखकर साफ झलक रहा है कि इन चारों के बीच बहुत यारी है, एक दूसरे के जिगरी हैं ये। पर मेरा यकीन मानिए आप कि दाऊद ने इन सबको चुन चुन कर मारा। जिनके कंधों पर हाथ रख के वो इस तस्वीर में यारी दिखा रहा है। और इस तस्वीर में जो सबसे करीब है ना दाऊद के, यानी अंडरवर्ल्ड का बिगड़ा नवाब समद खान, उसे तो दाऊद ने अपने हाथ से मारा था। अब यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दाऊद ऐसा कर क्यों रहा था? तो इसके पीछे की वजह थी दाऊद के भाई। दाऊद के हाथों आखिरी कत्ल में आपने समद खान की कहानी सुनी। आज आपको बताते हैं कि कैसे दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर के हत्यारों में से एक अमीरजादा को कोर्ट के अंदर ही मरवा दिया था। जी हाँ, कोर्ट रूम के अंदर। और वहां खुद दाऊद नहीं गया था, बल्कि अपने एक किलिंग मशीन परदेसी को भेजा था, क्योंकि उसे पता था कि कोर्ट के अंदर गोली चलाकर भाग निकलना नामुमकिन है। इसलिए ऐसे मामलों में खुद इन्वॉल्व होने से अच्छा है किसी भारे के टट्टू को भेजा जाए। और परदेसी तो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट आदमी था, क्योंकि परदेसी का कोई परिवार ही नहीं था। इसलिए अगर वो कोर्ट के अंदर अमीरजादा को मारने के बाद मर भी जाता पुलिस के हाथों, तो न कोई पैसे लेने के लिए आता और न ही दाऊद को किसी की चीखती चिल्लाती माँ या बहन से निपटना पड़ता। इसलिए परदेसी को सुपारी दे दी गई।
अब भले ही उसे तजुर्बा नहीं था इतना, पर वो दाऊद के लिए इस्तेमाल करने लायक तो था ही। बाकी ये बात कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कोर्ट के अंदर इतने सख्त इंतजामात के बीच कोई अपनी बंदूक तानकर एक गिरोहबाज को मार गिरा सकता है, वो भी पठान गैंग के, जिसका उन दिनों बॉम्बे में खूब दबदबा था। क्योंकि हिंदुस्तान में उन दिनों अदालतों में गोलियां चलने की जो घटनाएं हैं ना, वो सुनने को नहीं मिलती थी। पूरा का पूरा जो प्लान था ना अमीरजादा को कोर्ट रूम के अंदर मारने का, वो किसी हॉलीवुड की फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी। फिर 6 सितंबर 1983 को परदेसी को सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट के सिटी कोर्ट में ले जाया गया। परदेसी को पता था कि वो क्या करने जा रहा है, इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी था कि अंदर क्या होगा, उसे कुछ मालूम नहीं था। उसने अपने ढीली कमीज के अंदर अपना रिवॉल्वर छुपाया था और घबराते हुए अदालत के अंदर वो घुस गया। अदालत के अंदर लोगों की भीड़ थी। इसी बीच जज साहब का हथौड़ा चला और पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया। इसके बाद अमीरजादा को तलब करने का हुक्म मिला और परदेसी ने कमीज के अंदर छुपा रखे रिवॉल्वर को बाहर निकाल लिया। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि अमीरजादा के आगे बहुत से लोग थे, पुलिस वाले थे। इस बीच उसे आगे क्या था कुछ दिख नहीं रहा था। और दाऊद का उसे साफ हिदायत था कि गोली चले तो सीधे शिकार को ही लगे और वो बचने ना पाए। उसके बाद उसे अदालत की खिड़की से कूदना था, जहां एक जीप के साथ राजन, उसका ड्राइवर बलराम वेणुगोपाल और अली उसका इंतजार कर रहे होंगे। परदेसी के दिमाग में इस वक्त खलबली मची थी कि वो क्या करे, कैसे करे, क्योंकि इतने सारे लोग सामने खड़े थे। इसी बीच उसके सामने वाला पुलिस वाला ना थोड़ा सा खिसका और अचानक से उसने जैसे तैसे अमीरजादा के माथा पर ना एकदम निशाना साधा और गोली दाग दी। अदालत के कमरे में एक हल्का सा धमाका हुआ और अमीरजादा अपने घेरे के बीचों बीच गिर पड़ा। लोग हर तरफ भागने लगे गोली की आवाज सुन के, जिसमें अदालत के कमरे में ना अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद जो पुलिस वाले थे वो भी हालात को संभालने की कोशिश करने लगे। इसी भगदड़ के बीच जैसे ही परदेसी भागने के लिए मुड़ा, वैसे ही सब इंस्पेक्टर बागवान उस पर गोली चला देते हैं। गोली जाकर सीधे परदेसी के गर्दन पर लगी, लेकिन वो मरा नहीं। दूसरी तरफ खिड़की के नीचे जीप में उसका इंतजार कर रहे लोग ये सोचकर वहां से रवाना हो जाते हैं कुछ देर के बाद कि परदेसी इतनी देर होने के बाद भी नहीं आया तो पक्का वो मारा ही गया होगा। लेकिन परदेसी चालाक निकलता है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद वो कोई बहादुरी नहीं दिखाता है और सरेंडर कर देता है। इसलिए ही मौत के जगह उसे अस्पताल की बेड नसीब होती है, जहां सब इंस्पेक्टर बागवान के कहने पर वो अमीरजादा के मर्डर में दाऊद के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद राजन और दाऊद इब्राहिम गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि उसके खिलाफ गवाही था परदेसी। दाऊद के लिए इस घटना का मतलब साफ था कि अब मुंबई ना उसके लिए सेफ जगह नहीं रही, क्योंकि वो एक बार पुलिस के हाथ आ गया तो बार बार आता ही रहेगा। बाकी परदेसी भले ही गवाही देकर पुलिस से बच गया, लेकिन दाऊद से जो उसने दुश्मनी पाल ली उसकी गवाही देकर, वो उसे आगे बहुत भारी पड़ने वाला था। इस पूरे मामले के बाद सब इंस्पेक्टर बागवान ने परदेसी को अपनी हिफाजत में रखा और नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उसकी मदद भी की। उसे कहीं और भेज दिया गया, लेकिन दाऊद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। परदेसी जहां भी जाता दाऊद की निगाहें उसे ढूंढ ही लेती। इसी बीच दाऊद से बचते बचाते परदेसी ने शादी कर ली और दुबई चला गया। दुबई में वो क्राइम से अलग ऑडियो कैसेट बेचने का काम करने लगा, लेकिन ना जाने क्यों वो दुबई से भागने के लिए मजबूर हो गया और वापस बंबई लौट आया अमीरजादा की हत्या के 5 साल बाद, जहां लौटने का मतलब उसकी मौत थी। इस 5 साल के बीच अब तक दाऊद के हाथों समद खान भी मारा जा चुका था। फिर आया 10 अक्टूबर 1988 का दिन और परदेसी भी बंबई के एक होटल में रहस्यमय हालात में मौत के आगोश में लिपटा हुआ मिला। लेकिन इस बात का पता ही नहीं लग पाया कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई, किसने उसे मारा। पर यह बात सबको पता लग गई कि दाऊद छोटी से छोटी धोखेबाजी को भी ना तो माफ करता है और ना ही कभी भूलता है। अब परदेसी को भी दाऊद का नाम उगलने की सजा जो है वो मिली, दाऊद ने उसे सजा दी।
इस कहानी से एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आती है कि अगर किसी आदमी के हाथ में जरूरत से ज्यादा पावर आ जाए ना, तो वो इंसान नहीं रहता है। हमेशा तो यही सुनने को मिलता है ना कि अगर दाऊद को किसी को अपने रास्ते से हटवाना है तो ये काम वो अपने किसी न किसी शूटर से ही करवाता था, और आज भी करवाता ही है। लेकिन कहानी ये भी है मेरे पास कि जब दाऊद खुद एक बार कत्ल करने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो दाऊद खुद ही किसी को मारने निकल पड़ा। देखिए अभी इस कहानी में आगे। बात उस समय की है जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में धीरे धीरे पुराना ग्रुप जो है वो कमजोर होता चला जा रहा था। हाजी मस्तान चुप होकर बैठ गया था, वर्दा भाई साउथ इंडिया चला गया और बचे करीम लाला। तो उसकी अगली पीढ़ी जो है वो आ चुकी थी, वो थी पठान गैंग, और उसी नाम से वो मशहूर हो रहे थे, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्रग्स की स्मगलिंग किया करते थे। एक नया गैंग भी उभर रहा था जिसका लीडर था दाऊद इब्राहिम, जिसकी डी कंपनी काफी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही थी। इन लोगों ने भी मुंबई में स्मगलिंग के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया और फाइनली गुजरात के समुद्र तट पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, जहां से ये अवैध सामान की तस्करी कर उसे मुंबई में लाया करते थे। पठान गैंग में समद खान का नाम सबसे ऊपर उछल रहा था। वो पैसा लेकर हत्याएं करने का काम किया करता था। अपने समय का सबसे महंगा सुपारी किलर था वो। वैसे समद खान को लोग करीम लाला की वजह से जानते थे, क्योंकि वो करीम लाला का अपना सगा भतीजा था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में लोग उसे बिगड़े नवाब के नाम से भी जानते थे। पूरा नाम तो समद अब्दुल रहीम खान था उसका, लेकिन शॉर्ट में इसे समद पठान भी कहते थे। 28 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में उसने बदनामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। समद पठान कितना खतरनाक और बेरहम था, इसका अंदाजा आप इस एक घटना से लगा सकते हैं कि एक बार समद ने मिस्टर जैन के नाम से सुपारी ली थी। मिस्टर जैन उस समय मुंबई के बांद्रा स्थित सी रॉक होटल में रुके थे। रात के लगभग 12 बजे समद होटल पहुंचा और मिस्टर जैन के कमरे में अपने गुर्गों के साथ जबरदस्ती घुस गया। अंदर आते ही उन्होंने सीधे मिस्टर जैन को पीटना शुरू कर दिया बेरहमी से। थोड़ी देर बाद समद ने अपने साथियों को रोका और उसने कहा मिस्टर जैन से कि अपने सारे कपड़े उतार लो। अचानक कोई इस तरह से आपको पीट दे इतने बेरहमी से तो डर के तो आप कुछ भी कर लेंगे। मिस्टर जैन ने भी अपने पूरे कपड़े उतार दिए। इसके बाद समद खान ने बॉलीवुड के गाने प्ले करना शुरू कर दिया और मिस्टर जैन से बोला, नाचो जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे, तब तक ही तुम्हारी जान बची रहेगी। और खुद गब्बर बन सुबह तक उसे नचवाया और फिर फाइनली समद खान ने मिस्टर जैन के गले में अपना बेल्ट फंसाया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। लेकिन जब समद खान ने अगले दिन न्यूज़पेपर देखा तो पता चला कि जिस आदमी की सुपारी उसे दी गई थी उसने उसे छोड़कर किसी और निर्दोष आदमी को मार दिया। मरने वाला का नाम था एसके जैन, जबकि जिस आदमी की सुपारी उसे मिली थी उसका नाम था रणवीर जैन। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक सुपारी किलर के लिए ऐसी मिस्टेक काफी ब्लंडर माना जाता है, इसलिए समद ने इस गलती को सुधारने का डिसीजन लिया। एक बार फिर से वो होटल सी रॉक में पहुंच गया। वहां अब वो रणवीर जैन का कमरा ढूंढता है, पता करवाता है और उसके बाद अपने सही टारगेट रणवीर जैन को भी निपटा देता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि असल में ये समद पठान इंसानियत के नाम पर कलंक था। हैवान तो वो था ही, लेकिन उसके अंदर हवस भी उतनी ही थी। वो लड़की जो भी उसे पसंद आ जाती थी वो उसके साथ जो चाहता था वो हैवानियत करता था और इस तरीके से पेश आता था कि कोई इंसान उस तरह से नहीं कर सकता है। समद खान अक्सर सोनिया महल नाम के एक डांस बार में जाया करता था, जो मुंबई का पहला डांस बार माना जाता है। इसी डांस बार में समद को स्टेज पर नाचती हुई एक लड़की पसंद आ गई। उसने उस लड़की को सबके सामने स्टेज से उठा लिया और अपने साथ ले गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उस वक्त समद खान को रोक सके। उस लड़की को वो वर्सोवा के एक फ्लैट में ले जाता है, उस फ्लैट में जो उसके गर्लफ्रेंड की फ्लैट थी। उसने वहां उस लड़की के साथ कई बार जबरदस्ती की। दूसरी तरफ जब वो लड़की घर नहीं पहुंची तो लड़की के पिता ने पता लगवाया कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है। तब उसे पता चला कि वो तो सोनिया महल में बार डांसर का काम करती है। आपको बता दें कि ये जो लड़की है एक रेलवे एम्प्लॉय की बेटी थी, जो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में डांस बार में नाचने जाया करती थी। लड़की के पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत सोनिया महल जाते हैं और वहाँ जाकर स्टाफ से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें ये सारी चीज़ें बताई जाती है।
जब ये सब चीज़ उसके पिता को पता चलता है तो वो रोते रोते सबसे नज़दीक के जो पुलिस स्टेशन होता है, कुलाबा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर पहुँचकर पुलिस स्टेशन इंचार्ज को समद खान के बारे में सब कुछ बताता है। पुलिस वाले को तो पहले ही समद खान के बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने समद खान और लड़की का नाम सुनते ही समझ गए कि आखिर ये जो है वो कहाँ पर होगा। इसके बाद अपने साथ टीम ले फ्लैट पर पहुँच जाते हैं। पुलिस की टीम फ्लैट के अंदर पहुँचती है। लड़की एक कोने में रोते हुए उन्हें मिलती है। इसके बाद समद और उसके साथी अंजुम को अरेस्ट कर लिया जाता है। समद ने भी अपने अरेस्टिंग का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि पुलिस और कानून उसकी जेब में है, वो कुछ ही दिनों में आसानी से छूट जाएगा। और हुआ भी यही। दरअसल अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जब कांड हुआ तो उस बाप ने कोई भी स्टेटमेंट ही नहीं दिया, कोई भी कंप्लेंट ही नहीं दर्ज करवाई, क्योंकि कौन भला ऐसे गुंडे के खिलाफ जाता, ऊपर से बदनामी होती जैसा वो सोचते थे उस वक्त, वो अलग। समद खान दोबारा से आज़ाद हो गया और जिस तरह की हैवानियत मैं बता रहा हूँ समद खान के बारे में, वो एक बार फिर से देखने को मिलता है। होता ये है कि पासपोर्ट एजेंट जो होता है सिंह ठाकुर के मर्डर में 2 आई विटनेस थे, गुलाम हुसैन और नासिर हुसैन। अब समद खान ने इन दोनों विटनेस को जेल में ही अपने दरबार में बुलाया। समद ने उन दोनों के कपड़े उतारवा कर उन्हें नंगा कर दिया और जेल के नाई को बुलवा कर उन दोनों के सुर को मुड़वा दिया। दाढ़ी मूछ भी कटवा दी। इतना ही नहीं, आंखों के ऊपर आईब्रो जो होती है उसे भी कटवा दी। इसके बाद उसने सीधे सीधे दोनों को, जो आई विटनेस थे, उनको ये धमकी देता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला अदालत में जाकर तो इस बार तो सिर्फ उस तरह जो है ऊपर ऊपर ही चला है, अगले बार सीधे तुम्हारे गले पर चलेगा, गर्दन काट दी जाएगी। दोनों गवाह कभी भी गवाही नहीं देते हैं, अदालत ही नहीं पहुंचते हैं वो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी मेन कहानी कहाँ है, दाऊद का क्या हुआ, किसका कत्ल करने वाला था वो। तो हुआ ये कि ये जो समद खान है ये उस वक्त पूरे मुंबई का डॉन बनना चाह रहा था, और दूसरी तरफ था दाऊद इब्राहिम, जिसे ये भी लगता था कि उसके भाई शब्बीर कासकर के हत्या में समद खान का भी हाथ है, इसलिए वो समद खान के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं वो करीम लाला का लिहाज करके दाऊद इब्राहिम सब्र कर लेता था, वो उसे छोड़ दे रहा था। लेकिन आगे चलकर जो ये करीम लाला होता है, ये समद खान के नेचर से परेशान होकर हाजी मस्तान से सलाह लेता है। फिर पेपर में एक विज्ञापन दिया जाता है जिसमें करीम लाला अब सीधे तौर पर कहता है कि समद खान से मेरा जो है कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से अब उसके ऊपर से चाचा का प्रोटेक्शन हट चुका था। ऐसे में समद खान ने अब दाऊद इब्राहिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना सही समझा। वो दाऊद से मिलने के लिए गया। उसने कहा कि शब्बीर कासकर की हत्या में उसका कोई रोल नहीं है। उसने अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगी। दाऊद उसकी हिम्मत देखकर काफी इंप्रेस हो गया। कुल मिलाकर इन दोनों में सुलह हो गई। लेकिन समद खान अपने वादे पर कायम नहीं रहा। दूसरे ही दिन उसने एक बार फिर से दाऊद का जो दूसरा भाई होता है नूरा, उससे झगड़ा कर लेता है और उसने नूरा को मार मार के एक तरह से समझिए कि अधमरा कर दिया। जब दाऊद को सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। लेकिन दाऊद उस समय कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। दाऊद के दिमाग में अब समद खान को ठिकाना लगाने का एकदम प्लान चल रहा था। फाइनली 4 अक्टूबर साल 1984 की यह बात है, जब समद खान अपने सिक्का नगर वाले फ्लैट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रहा था। फिर सिगरेट का कस लगाते हुए वो बाहर निकला और लिफ्ट में सवार होकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि सामने दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन खड़ा था। सभी के हाथ में बंदूकें थी। उन लोगों ने समद खान को देखा और उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी और समद खान की कहानी खत्म। ये आखिरी बार था जब दाऊद ने किसी को अपने हाथ से मारा था। तो अब तक आपने दाऊद की कई कहानी सुनी, लेकिन दाऊद ने किसी को मारा था या नहीं, ये कहानी नहीं सुनी थी। आज की कहानी यही थी। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।